हाय फ्रेंड्स, ये है हमारा मैथ मंत्र चैनल। मैं हूं हर्ष पांडे और आज हम फिजिक्स क्लास 11 का पहला वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। तो फिजिक्स में पढ़ाई शुरू करने से पहले हमें जानना जरूरी है फिजिक्स होती क्या है, क्यों पढ़ते हैं, फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम नेचर में होने वाले अलग अलग जो प्रोसेस हैं उनकी डीप स्टडी करते हैं। जैसे सनलाइट गिरती है अर्थ पे, क्यों गिरती है, क्या रीज़न है, क्यों इतनी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे गिरती है, ये सब बात हम फिजिक्स के अंदर ही करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं हमें फिजिक्स में पढ़ना क्या है। तो अगर आप ब्रीफली देखें तो ये हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स जो हमको फिजिक्स में क्लास 11 और क्लास 12 में कंबाइन करके पढ़ने हैं। तो आपका ये इतना पार्ट जो है थर्मोडायनेमिक्स तक, ये पार्ट आपको क्लास 11 में पढ़ना है, और ये जो पार्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, ये पार्ट क्लास 12 में पढ़ना है। तो पहले अगर हम थॉरली देख लेते हैं हमें डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो शुरुआत होगी हमारी फिजिक्स में बेसिक से, कि फिजिक्स में हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसमें पहले हम पढ़ेंगे कि क्या होती है यूनिट्स। सेकेंडली, फिजिक्स आने के लिए आपको बेसिक मैथ्स की इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मैथ्स नहीं आती, फिजिक्स आपके लिए आनी मुश्किल है। तो इसलिए हम सबसे पहले यूनिट्स के बाद में बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे। इसके बाद दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, डायमेंशंस एंड एरर्स। ये दोनों बिल्कुल छोटे टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर में इन दोनों टॉपिक्स का, यहाँ तक कि तीसरा टॉपिक का वेक्टर देखें, इन तीनों टॉपिक का बहुत यूज है। अगर आपको ये तीन टॉपिक अच्छे से नहीं क्लियर हैं तो आपको फिजिक्स में बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको ये तीन टॉपिक तो कंफर्म अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इसके बाद हम बढ़ेंगे मैकेनिक्स की तरफ। मैकेनिक्स बिल्कुल मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक होल केमिस्ट्री में कोई नहीं है, चाहे आप बोर्ड लेवल पे बात करें या कॉम्पिटिटिव लेवल पे बात करें। मैकेनिक्स का वेटेज हमेशा किसी भी पेपर में, चाहे आई जेईई मेंस का पेपर दे रहे हो, एडवांस का पेपर दे रहे हो, बिटसेट का पेपर दे रहे हो, कोई भी पेपर दें, यहाँ तक कि जो आप 11th पेपर लेंगे सबसे ज़्यादा वेटेज मैकेनिक्स का ही होगा। मैकेनिक्स में हम पढ़ते क्या है, सबसे पहले पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, जो आपके पहले दोनों टॉपिक्स हैं काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, इसमें आप केवल पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। आप पूछेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसका जो मोशन है, जैसे अगर वो कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया तो वो डिस्टेंस उसकी साइज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आपने कोई बॉल फेंकी, बॉल का साइज बहुत छोटा है बट बॉल सफिशिएंटली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अगर आप उसके कंपैरिजन में जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल की, उसके कंपैरिजन में अगर आप बॉल का साइज देखोगे तो बहुत कम है। तो वैसे ऑब्जेक्ट कहलाता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पहले आप फिजिक्स में जो मैकेनिक्स पढ़ेंगे, पहले दो टॉपिक काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ही बात करेंगे। अब काइनेमेटिक्स क्या होती है। काइनेमेटिक्स में आप बात करते हैं मोशन हो क्या रहा है, क्या मोशन हो रहा है, बॉडी मूव कैसे कर रही है, किस डायरेक्शन मूव कर रही है, कितनी तेज मूव कर रही है, कितना टाइम ले रही है, ये सब बात होगी काइनेमेटिक्स में। इसके बाद बात होगी डायनेमिक्स की। जब आपको पता चल गया कि बॉडी मूव कैसे कर रही है, कितनी स्पीड से कर रही है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मूव कर ही क्यों रही है, आपने ऐसा किया क्या कि बॉडी को मूव करना पड़ा, क्या ऐसा उस पर एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, क्या लग रहा है जिसकी वजह से बॉडी मूव कर रही है। तो वो पार्ट पढ़ेंगे हम डायनेमिक्स में, कि बॉडी क्यों मूव कर रही है, उसका क्या रीज़न है जिसकी वजह से उसे मूव करना पड़ रहा है। इसके बाद ये सब बात आपकी थी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, जिसमें अगर आप कोई भी इसका मोशन देख रहे हो, तो जैसे आप बॉल का मोशन देख लो तो आप ये नहीं देखोगे कि टॉप पॉइंट कितना मूव कर रहा है, बॉटम पॉइंट। अप्रॉक्सीमेटली दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों पॉइंट सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे फिजिक्स में तो आपको बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, जैसे कि कोई बड़ा, जैसे आपका कोई प्लानट हो गया, प्लानट का साइज बहुत बड़ा है, उसका जो मोशन है आप उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते। तो उस केस में आपको एक उसमें उसकी अच्छे से स्टडी करने के लिए आपका सेकंड टॉपिक आता है सेंटर ऑफ मास और रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। सेंटर ऑफ मास अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक आपको क्लियर नहीं है तो मैकेनिक्स में सबसे
अच्छा टॉपिक है, सबसे इजी भी कह सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी यही है। लेकिन अगर आप उसको अच्छे से समझ पाएँ, ये पूरा थ्योरी बेस्ड है। इसमें अगर आप थ्योरी आपकी स्ट्रांग नहीं है तो आपको इन दोनों टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसके बाद बात करते हैं, दो और टॉपिक्स आते हैं, फ्लूइड्स और वेव्स। फ्लूइड्स में हम बात करते हैं, जैसे आपके पास फ्लूइड्स मतलब केवल लिक्विड नहीं होता है। फ्लूइड्स मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो फ्लो कर सके, कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो फ्लो कर सके। आपकी कोई भी गैस है वो फ्लो करती है, इसलिए आप गैस को भी फ्लूइड कहते हैं। एयर आपकी फ्लूइड है, बाकी लिक्विड्स तो फ्लूइड्स होते ही हैं। तो वहाँ बात होती है फ्लूइड्स की। फ्लूइड्स में आप दो प्रकार के फ्लूइड्स बात करते हैं, एक होती है फ्लूइड स्टैटिक्स और एक फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स में क्या बात करते हैं? फ्लूइड स्टैटिक्स में बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई कंटेनर रखा है, उसमें कोई फ्लूइड रखा है, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसकी पूरी डायमेंशन, उसके सारे पैरामीटर्स की आप बात करते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स में। उस फ्लूइड का अगला सब टॉपिक आता है फ्लूइड डायनामिक्स, जिसमें आप जो फ्लूइड फ्लो करता है तो क्यों फ्लो करता है, जब फ्लो करता है तो डिफरेंट उसके पैरामीटर्स क्या हैं, उसकी बात होती है। इसी में एक छोटा सा सब टॉपिक आता है फ्लूइड में, जब पढ़ोगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जैसे कि आपकी कुछ प्रॉपर्टी होगी, आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है नहीं लगती है, वैसे ही फ्लूइड्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। उन प्रॉपर्टीज को अच्छे से डिस्कस करेंगे हम वहाँ पे। अगला टॉपिक आता है वेव्स। वेव्स अगर आपको समझ में आ जाए, क्योंकि वेव्स ऐसा टॉपिक है, आप अगर मैकेनिक्स में बाकी टॉपिक्स की बात करें, फ्लूइड की बात करें या फिर काइनेमेटिक्स और किसी टॉपिक की बात करें, तो वो आप ऐसे ऑब्जेक्ट से डील करते हैं जो ऑब्जेक्ट आपको दिखता है, जिसको आप सोच सकते हैं, जिसके बारे में क्या हो रहा है वो सब जान सकते हैं। लेकिन वेव्स बिल्कुल उसके डिफरेंट टॉपिक है। वेव्स में आप ऐसी चीज की स्टेट करें, वेव्स आप देख नहीं सकते। ज़्यादातर जैसे आप कोई स्ट्रिंग है, उसको जब अच्छे कस के खींचते हैं तो उसमें एक वेव टाइप की जनरेट होती है, वो आपको लगता है वेव, बट वो वेव नहीं होती, वो कम्बिनेशन ऑफ वेव होता है। वेव इसलिए है इजी टॉपिक, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझने में दिक्कत होती है, बस वही, बाकी वेव में ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स कहने को एक चैप्टर है, बाकी ये आपका फिजिक्स में 3-4 चैप्टर का कम्बिनेशन है। सबसे पहले बात आप थर्मल एक्सपेंशन कर दिए, जिसका छोटा सा पार्ट अपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगली चीज़ आप पढ़ते हैं गैसेस के बारे में, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दोनों टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इसमें आप गैसेस की, जैसे आप यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करोगे, जो चीज़ आप पॉइंट ऑब्जेक्ट में बात करोगे वही चीज़ आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी बात करोगे, और उसी पे जब गैसेस के आपको सारे पैरामीटर्स पता चल जाएंगे तो आप गैसेस को डिफरेंट प्रोसेस को थ्रू ले जाओगे और उनमें क्या क्या चेंज है वो बात करोगे। अगला टॉपिक आता है थर्मल कंडक्शन। थर्मल कंडक्शन में क्या होता है, जैसे आपके जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें, या फिर आपका जो कोई फ्लूइड्स होते हैं उनमें हीट का ट्रांसफर कैसे होता है। अगर आप थर्मल कंडक्शन को ज़्यादा अच्छे से आप हीट ट्रांसफर भी कर सकते हैं, मेनली बात यहाँ पे हीट ट्रांसफर की ही होती है। तो ये पार्ट इतना आपका 11th क्लास का है जो आपको इस साल पढ़ना है, बट अगर आप जेई और बिटसेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए दोनों ही सेक्शंस क्लास 11 और क्लास 12 इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका बात आती है क्लास 12 में जो आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, मेनली 3 टॉपिक्स हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो वेटेज मैकेनिक्स का क्लास 11 में, सेम वेटेज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का क्लास 12 में है। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बात किसी करते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जैसे आप मैकेनिक्स में पॉइंट मास की बात करते हैं या फिर स्फेरिकल या फिर रिजिड मास की बात करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्ज के लिए। आप पॉइंट चार्ज या फिर रिजिड चार्ज टाइप की चीज़ की बात करते हैं। अब उसमें 3 चीज़ें आती हैं कि अगर जो आपका चार्ज है, अगर वो चार्ज रेस्ट पे है, मतलब वो मूव नहीं कर रहा है, तब आपकी बात आती है इलेक्ट्रोस्टैट्स। वर्ड आप स्टैट्स मतलब स्टैटिक, जो कि मूव नहीं कर रहा है, ये बात है इलेक्ट्रोस्टैट्स की। अगला पार्ट आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होती है, अगर आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है बट विदाउट एक्सेलरेशन मूव करे, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे, इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तब आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करते हो। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आप मेनली 2 चीज़ों की बात करते हो, एक मैग्नेटिक्स और सेकेंडली इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक्स दोनों का आपने शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद लास्ट जो आता है, अगर आपका चार्ज मूव भी कर रहा है, सेकेंडली वो एक्सीलरेटेड भी है, तो वहाँ पे हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की, वो बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, तो उसकी बात अभी यहाँ पे करना बेकार है। अगली आती है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मेनली ऑप्टिक्स में आप लाइट की बात करते हो,
और लाइट की बात जब करते हो तो आप दो तरीके से करते हो, जैसा आपको पता है लाइट में डुअल नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर एक वेव नेचर। तो जब आप लाइट के पार्टिकल नेचर की सारी प्रॉपर्टीज की बात करते हो तब वो पार्ट आता है आपका रे ऑप्टिक्स। जब लाइट की वेव नेचर की वजह से जो प्रॉपर्टीज की बात करते हो तो वो आता है आपका वेव ऑप्टिक्स। लास्ट टॉपिक आता है मॉडर्न फिजिक्स, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, बोर्ड के लेवल से देखें तो सबसे इजी और हाईली स्कोरिंग टॉपिक है। तो इसमें मेनली आपके 3 से 4 पार्ट हैं। क्वांटम थ्योरी, मेनली आप लाइट को एज अ पार्टिकल लेकर के उसकी जो प्रॉपर्टीज नॉर्मल है, यहाँ पे बात होती है लाइट की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज की, यहाँ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज नहीं, यहाँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात होती है लाइट की। यहाँ क्वांटम थ्योरी की बात होती है, लाइट को जब क्वांटा ट्रीट करते हैं, ऑल्दो क्वांटम थ्योरी बहुत बड़ी चीज़ है, उसका बहुत छोटा सा टेनी सेक्शन यहाँ लेते हैं। इसके बाद बात होती है एटम और न्यूक्लियर की। एटम का ब्रीफ आपने डिस्कशन क्लास 9 में किया होगा। एटम से बात होती है, इसके बाद एटम के अंदर जाते हैं आप न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियस की जितनी प्रॉपर्टीज होती है, रेडियोएक्टिविटी होती है, उन सब की ब्रीफ में डिस्कशन होता है। लास्ट पार्ट आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को पता है वो सब्सटेंस जो कि ना तो कंडक्टर होते हैं ना तो इंसुलेटर होते हैं, उनके बीच में करते हैं, उनकी बिल्कुल ब्रीफ में स्टडी होती है। और इसके बाद लास्ट में एक छोटा टॉपिक होता है कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें आप पता करते हैं कि कैसे कैसे डिफरेंट मोड्स के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपको 2 साल में मिला करके पढ़ने हैं। तो आज हम शुरू करेंगे बेसिक्स से। क्या होती है यूनिट्स? बेसिक मैथ्स की बात करें तो डायमेंशन पढ़ने के बाद उसकी बात करेंगे। पहले यूनिट्स और डायमेंशन की बात होगी, इसके बाद बेसिक मैथ्स और एरर और वेक्टर्स पढ़ेंगे। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात होती है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब एक ऐसा क्वांटिटी या फिर एक ऐसी टर्मिनोलॉजी जो किसी भी ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं उनको कंप्लीटली डिफाइन करे अच्छे से। मतलब जैसे आपका कुछ आपकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, आपकी कुछ हाइट होगी, आपका कुछ वेट होगा, आपका इस टाइम कुछ टेम्परेचर होगा, ऐसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी। सेम काम फिजिकल क्वांटिटीज का। फिजिकल क्वांटिटीज किसी भी ऑब्जेक्ट का, लिविंग नॉन लिविंग वर्ल्ड के किसी भी ऑब्जेक्ट की जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको कंप्लीटली डिफाइन करती हैं। तो सबसे पहले बात आती है फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। उसके लिए फिजिकल क्वांटिटीज का किया गया क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन 2 बेसिस पे होता है, एक है हमारा कि वो किसी पे डिपेंड कर रही है कि नहीं, और दूसरा नेचर के बेसिस पे। तो पहला है हमारा क्लासिफिकेशन जब होता है तो वो होता है 2 पार्ट में, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज आप ऐसे समझें जैसे आपने पढ़ा होगा बायो में और साइंस में 9th-10th में कि आपके एनिमल्स 2 प्रकार के होते हैं, मेनली हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स जो कि अपने फूड खुद ही बनाते हैं, दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं फूड के लिए। सेम काम फंडामेंटल क्वांटिटीज का होता है। फंडामेंटल क्वांटिटीज किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होती है, वो खुद ही उसकी अपनी खुद यूनिक आइडेंटिटी होती है, वो किसी और पे डिपेंड नहीं करती। जबकि इसके जस्ट अपोजिट डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं, इनको डिपेंडेंट क्वांटिटीज भी कह सकते हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से मिलकर के डिराइव्ड क्वांटिटीज बनती हैं। तो मेन बात आपने अपनी फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आपका बेस है। जैसे आपका घर बनता है, बेस के ऊपर ईंट रखते हुए बनती है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज ही वो बेस है, वो बिल्डिंग ब्लॉक है फिजिक्स की, जिनको डिफरेंट तरीके से आप जोड़ करके कोई फिजिक्स की जितनी क्वांटिटीज है उनको आप जनरेट कर सकते हो। तो वो फंडामेंटल क्वांटिटीज आपकी 7 होती हैं जो ये हैं। इसी बात पे आप यहीं पे बाकी दूसरा जो क्लासिफिकेशन वो भी देख लेते हैं। क्वांटिटीज 2 पार्ट में डिफाइन होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ये आपने पहले पढ़ा होगा, आपको पता होगा। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है, इनको डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है। जैसे आपका मास है, तो अगर आपसे कोई मास पूछेगा तो आप केवल ये बताओगे मेरा मास 50 या 55 kg है। आप ये नहीं बताओगे कि अपवर्ड्स डायरेक्शन में 50 kg है, लेफ्ट डायरेक्शन में 40 kg है, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में 10 kg है। ये सब मीनिंगलेस है। ऐसी क्वांटिटीज होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के एक
सेक्शन कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के दो क्लासिफिकेशन में से स्केलर क्वांटिटीज, जो कि केवल मैग्नीट्यूड इनका होता है, डायरेक्शन से इनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, स्केलर क्वांटिटी लिख लीजिए, स्केलर क्वांटिटीज आपका अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती हैं, यानी जो बीजगणितीय नियम होता है गणित का उसका पालन करती हैं उसको। यानी कि अगर आपके पास दो स्केलर, स्केलर को हिंदी में क्या कहते हैं, स्केलर को हिंदी में आप कहते हैं अदिश राशि, और वेक्टर को कहते हैं सदिश राशि। अदिश नाम सबको क्लियर है, दिशा नहीं होती बिना किसी डायरेक्शन के। तो स्केलर जो है वो आपकी फॉलो करती हैं, क्या फॉलो करती हैं, अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन। मतलब अगर आपके पास दो स्केलर क्वांटिटीज हैं बट सेम नेचर की, यानी आप मास को लेंथ नहीं जोड़ सकते, सेम नेचर की दो क्वांटिटीज, दैट इज अलजेब्रिक एडिशन के थ्रू आप ऐड कर सकते हैं। वेक्टर जस्ट अपोजिट है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और सेकेंडली इसकी डायरेक्शन भी एक जरूरी होती है। जैसे अगर आपसे किसी ने पूछा कोई खाली फील्ड है, आप किसी डायरेक्शन में चल के गए, आपसे किसी ने पूछा आप कितना चले, तो आप अगर केवल बताते हैं कि आप 10 मीटर चले हो, तो ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, आपको बताना पड़ेगा कि आप किस डायरेक्शन में चले हो। मान लीजिए आपको अपने घर से अपने स्कूल जाना है, डिस्टेंस टोटल 1 किलोमीटर है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे 1 किलोमीटर जाना है, आपको पहले बताना पड़ेगा किस डायरेक्शन में, कब मुझे लेफ्ट टर्न करना है, कब मुझे राइट टर्न करना है, कब सीधे जाना है, पूरी डायरेक्शन के साथ आप डिस्टेंस बताओगे। ऐसी क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके लिए अलग ही लॉ बनाया जाता है, जो कि हम बाद में क्वांटिटीज और बेसिक मैथ पढ़ने के बाद वेक्टर पढ़ेंगे तो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है। अब बात आई स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने का एक छोटा सा तरीका है, कोई भी क्वांटिटी होती है, आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको लिखते हो आप मैग्नीट्यूड, अगर वो स्केलर है तो डायरेक्टली मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, कितना, जैसे अगर आपसे किसी ने पूछा मास कितना है, तो आपने बोला 10 kg या 50 kg 45 kg, तो जो आपने आगे शुरू में नंबर बताया, मतलब क्वांटिटी होती है, यूनिट को आपने कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई किया जिससे ओवरऑल क्वांटिटी आपको मिली। जैसे आपने बताया 45 kg, इसका मतलब आपने जो किलोग्राम यूनिट थी, जो यूनिट है आपकी किलोग्राम यूनिट, आपने उसको 45 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 45 ऐसे हमने केजी को 45 बार लिखा, उनको ऐड किया, तब जाके आपको मैग्नीट्यूड मिला। तो ये आपका क्वांटिटी को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके पास वेक्टर क्वांटिटी हुई तो यहाँ पे आगे आप एक डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करते हो, जो नॉर्मली कोई यूनिट वेक्टर होता है, जिसका भी आप बात करेंगे बाद में, पूरी क्लियर बात करेंगे। तो मेन बात है ये कि मैग्नीट्यूड आपको पता चल गया क्या होता है। मेन बात है यूनिट क्या होती है, यूनिट आप निकालेंगे कैसे। तो यूनिट निकालने के लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वेट और मेजर्स का, जिसकी बात की गई, जिसके पूरी कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बेसिस पे 7 सिस्टम ऑफ यूनिट्स बताया गया, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या फिर इसी को आप शॉर्ट में बोलते हो एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स मेनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए बनाई है, इसके अलावा 2 और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जिनके बाद में बात करेंगे। पहले बात होगी 7 एसआई यूनिट्स की, तो पहले आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, बाद में हम उसको पूरा अच्छे से डिटेल में बताएंगे। 7 ही क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करस्पॉन्डिंग यूनिट्स हैं। तो ये जो जैसे कि ये 7 जो आपके पास क्वांटिटीज हैं, इनसे आप फिजिक्स की जितनी क्वांटिटीज होती हैं उनको आप किसी भी तरीके से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, कुछ भी करके आप उनको गेन कर सकते हो। जैसे आपके पास मास है, तो मास होता क्या है, मास क्या होता है, मास होता है किसी भी सब्सटेंस में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है,
कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें कितना सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको मेजर करने का एक तरीका है मास। मास की एसआई यूनिट है किलोग्राम। अब मास में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने लायक जो आपको बहुत ही काम आएगा, तो आप यहीं पे नोट कर लीजिए कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ का मास क्या होता है। मास ऑफ अर्थ ये होता है आपका 600 टिल 24 टाइम्स। 24 टाइम्स जब 6 के आगे 0 लगाओगे इतने केजी मास होता है। आपने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ा होगा। अगर इसी को आप दूसरे तरीके से लिखना चाहें, अभी इसको रिवाइज करा देंगे। दूसरे इसको लिख सकते हैं 6 × 10⁻²4 kg। ये होता है हमारी अर्थ का मास। ये हमारी अर्थ का मास है। ये आप याद कर सकते हैं, आपको बहुत काम आएगा आगे। तो ये बात हुई मास है। अगली जो यूनिट है, अगली जो क्वांटिटी है वो आपके पास है लेंथ। लेंथ की बात हुई तो लेंथ होती क्या है? कोई भी जब आपके पास ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल एक्सट्रीम एंड्स हैं, उन दोनों एक्सट्रीम एंड्स के बीच जो डिस्टेंस होती है उसे कहते हैं लेंथ। जैसे आपके पास कोई रॉड है, आपके पास कोई मान लीजिए स्ट्रिंग है, तो उस स्ट्रिंग का एक एंड पकड़ लीजिए, दूसरा एंड पकड़ लीजिए, उन दोनों एंड्स के बीच जो डिस्टेंस होगी वो कहलाती है लेंथ। लेंथ की जो एसआई यूनिट है वो मीटर है, बट लेंथ की आप बहुत सारी अलग अलग यूनिट यूज करते हो जिनको हम साथ ही साथ बताते चलते हैं। लेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसकी बहुत सारी यूनिट्स भी हैं। तो पहले बात करें माइक्रो यूनिट्स की। माइक्रो मतलब जो छोटी डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करती है। तो इसमें सबसे पहले आता है, अगर लेंथ में बात करो, पहली यूनिट आती है आपके पास माइक्रोन। माइक्रोन होता क्या है? 10⁻⁻6 मीटर, इसको कहते हैं 1 माइक्रोन। 10⁻6 मीटर ये जो डिस्टेंस होता है 1 माइक्रोन। आपको देख के पता चलेगा कितनी छोटी वैल्यू है। मेनली इसको बैक्टीरिया और आपका रेडियस की साइज या फिर जो आपकी वेवलेंथ होती है उनको मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जब आपका चार्ज हो गया तो चार्ज कूलम में मेजर करते हो, उसको मेजर करने के लिए मेनली आप माइक्रो में ही यूज करते हो। अगली इसकी कीमत आती है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होती है? एंगस्ट्रॉम माइक्रोन से भी छोटी यूनिट होती है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं A, उसके ऊपर छोटा सा बटन 1 एंगस्ट्रॉम, ये इक्वल टू होता है 10⁻10 मीटर। ये यूनिट कहाँ है? ये भी बहुत छोटी, मेनली इसको एक्सरेज और गामा रेज जो होती हैं आपको पढ़ा होगा। एक्सरेज की वेवलेंथ को मेजर करने में एंगस्ट्रॉम का यूज करते हैं। अगली जो एक और इससे भी छोटी यूनिट आती है वो आती है फर्मी। इसको FM से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 FM जो होता है वो आपका होता है 10⁻⁻15 मीटर। मतलब समझ सकते हैं कितनी ज्यादा छोटी वैल्यू है। हमने माइक्रोन पढ़ा 10⁻6, और छोटे के एंगस्ट्रॉम, और छोटे 10⁻15 मीटर। मेनली इसका यूज न्यूक्लियाई की जो रेडियस होती है या फिर जो छोटे बैक्टीरिया होते हैं उनके साइज को रिप्रेजेंट करने के लिए फर्मी का यूज करते हैं। ये आपकी 3 माइक्रो यूनिट्स हो गई। अगली इसके बाद आप बात करेंगे माइक्रो यूनिट्स की। मैक्रो ना कि माइक्रो। मैक्रो मतलब जो नॉर्मल आप बात करते हो किलोमीटर और इसके आगे 10⁻3 किलोमीटर इन तक बात होती है। लेकिन जब इससे भी आगे की बात हो जाती है, जैसे कि अगर आपको अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो वो आप किलोमीटर में नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए बड़ी यूनिट्स आई। तो बड़ी यूनिट्स की बात करते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। ओके, नोट कर सकते हैं। तो अगली बात आई मैक्रो यूनिट्स की। तो उसमें पहली आई लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? ऑल्दो इसके नाम में ईयर है, इसका मतलब ये नहीं कि ये टाइम यूनिट है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली क्योंकि दे देते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कि इनमें से कौन सी टाइम यूनिट नहीं है, फिर इनमें से कौन सी लेंथ यूनिट है। तो लाइट ईयर ऑल्दो ईयर लिखा बट वो टाइम यूनिट नहीं है। ये होता क्या है, क्या इसका इसके पीछे का बेसिस है इस यूनिट बताने का? तो ये होता है आपकी जो लाइट, आपको लाइट की स्पीड पता है? लाइट की स्पीड होती है आपकी c से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट ये स्पीड होती है आपकी इन एयर
या फिर वैक्यूम। एयर या वैक्यूम ये स्पीड होती है। तो लाइट जो है आपकी वैक्यूम में 1 ईयर में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे कहते हैं लाइट ईयर, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, ये क्या होता है लाइट ईयर। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो लाइट ईयर जो होता है इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, लाइट की जो स्पीड, डिस्टेंस क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड। स्पीड आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब टाइम यहाँ पे देखिए यूनिट जो दी हुई है सेकंड, यानी कि 1 ईयर डिस्टेंस को आपको पहले सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 ईयर में होते हैं 365 डेज। एक डे में, अगर आप यहाँ पे नॉर्मल की बात करते हैं, मेनली नॉर्मल के लिए डिफाइंड होता है, अगर लीप ईयर नहीं लोगे, मेनली जो डिफाइंड है वो नॉर्मल ईयर के लिए डिफाइंड है। 365 डेज मल्टीप्लाइड बाय एक डे में 24 आवर्स, 24 आवर, एक आवर में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। ये इतनी बड़ी वैल्यू आती है लाइट ईयर की। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग वैल्यू आती है 9.46 × 10⁻15 मीटर। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी वैल्यू है। ये होती है लाइट ईयर। ओके, तो ये है यूनिट। आप जैसे आपने यहाँ पर मास ऑफ अर्थ देखा है, तो आप चाहे तो यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ भी लिख सकते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ जो होती है आपको पता है, अर्थ को आप अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर मानते हैं, तो इसलिए इसकी कुछ रेडियस होगी। वो रेडियस जो होती है वो होती है 6400 किलोमीटर। दैट इज, अगर आप इसको मीटर में लिखेंगे तो 6.4 × 10⁻6 मीटर। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है अर्थ की रेडियस की। तो ये बात है यहाँ पे लेंथ की। तो आपके मास की बात हो गई, लेंथ की बात हो गई। अगला जो आपका आया है वो है टाइम। तो टाइम को डिफाइन, टाइम की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। टाइम अगर मतलब आप कोई बुक देखेंगे, टाइम की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। टाइम मेनली वही है जो क्लॉक रीड करती है। टाइम की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। टाइम बस एक मेनली बात आप फिजिक्स में करते हो, टाइम इंटरवल की करते हो कि किन्हीं भी दो इंस्टेंट के बीच में या फिर किन्हीं भी दो प्रोसेस के बीच में, किन्हीं दो इंस्टेंट्स के बीच में कितना टाइम इंटरवल लगा। तो जो टाइम की यूनिट होती है वही टाइम इंटरवल की यूनिट होती है। टाइम की कोई डेफिनेशन नहीं है। टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। ये बात हुई टाइम की। टाइम और टाइम इंटरवल में सबको सेकंड में मेजर करेंगे। अगला आ गया चौथी क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? करंट मतलब होता है धारा। धारा से आपको करंट मतलब सिंपल सा क्लियर हो रहा होगा। करंट मतलब कहीं फ्लो की बात होगी। इलेक्ट्रिक करंट में आपका चार्ज फ्लो करता है। तो चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, ये कहलाता है आपका करंट। इलेक्ट्रिक करंट ये होता है आपका चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। कैपिटल आई नहीं, स्मॉल आई रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई। ये होता है आपका चार्ज अगर क्यू से रिप्रेजेंट मतलब क्यू अपॉन टाइम इंटरवल। बेस्ट अगर आप देखो तो यहाँ पे 3 आगे करके यहाँ पे डेल्टा टी होगा, क्योंकि टाइम इंटरवल कितने टाइम इंटरवल में अगर क्यू चार्ज फ्लो किया है तो एक में जो फ्लो करेगा वो आ जाएगा आपका करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। अच्छा, ये बात आप याद रख लीजिए कि जितनी भी यूनिट्स किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखी जाती है, जैसे अपने पास कूलाम है, एम्पियर है, केल्विन है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, ये सब जो भी यूनिट्स होती हैं उनको जब आप लिखते हो, चाहे आप एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखो या फिर फुल फॉर्म में लिखो, हमेशा उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल में ही लिखा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बात हो गई इलेक्ट्रिक करंट की। अगला टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको पता है क्या होता है? किसी भी बॉडी की जो हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजर करने का जो पैरामीटर है वो है आपका टेम्परेचर। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज नोन एज टेम्परेचर। आप चाहे लिख सकते हैं द डिग्री
ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज नोन एज टेम्परेचर। ये बात हुई टेम्परेचर की। टेम्परेचर की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो आपकी केल्विन है। ऑल्दो आप नॉर्मल जो यूज करते हो वो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट यूज करते हो, बट फिजिक्स में जो मेन फिजिक्स में आती है कि जब केमिस्ट्री में यूज करोगे मेन जो यूनिट होती है वो आपकी यूज होती है केल्विन। इसलिए आपको डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन का तरीका पता होना चाहिए। तो बात करें जब टेम्परेचर की, तो ये तो आपको याद रख लीजिए कि 1 केल्विन जो होता है ये इक्वल टू होता है 1 डिग्री सेल्सियस प्लस डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है उसमें आप 273 ऐड कर दीजिए। ये ओवरऑल वैल्यू जो आएगी वो डिग्री सेल्सियस में 1 केल्विन जो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है उसमें 273 ऐड कर दीजिए तो केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा। अब यहाँ पे कहता है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर, बहुत लोग कहते हैं याद नहीं होता, फॉर्मूले में मतलब दिक्कत होती है, तो फॉर्मूला याद करने से अच्छा उसको डिराइव करने सीख लें। तो डिराइव कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा कन्वर्जन। आपको पता है डिग्री सेल्सियस में जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट। फ़ारेनहाइट में यही 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर आप डिफरेंस निकालें तो आपको डिग्री सेल्सियस में लगा 100 और डिग्री फ़ारेनहाइट में लगा 180। आपको पता है स्केल चाहे जो भी हो, जो डिफरेंस होगा वो सेम ही होगा। तो जो डिफरेंस डिग्री सेल्सियस पे 100 डिग्री में आ रहा है, 100 डिवीजन मिल रहा है, वही आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में 180 डिवीजन में मिल रहा है। तो अगर आप रेशियो निकालो तो जो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का रेशियो क्या आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में वही है आपका 100 यूनिट्स पे सेम टेम्परेचर डिफरेंस, जबकि डिग्री फ़ारेनहाइट में सेम टेम्परेचर डिफरेंस 180 डिवीजन पे आ रहा है। अगर आप डिग्री फ़ारेनहाइट को लिखना चाहिए तो आप क्या लिखोगे, डिग्री फ़ारेनहाइट को लिखोगे आप 9/5 टाइम्स डिग्री सेल्सियस, बट दिस इज नॉट ट्रू क्योंकि दोनों की जो बॉटम स्केल है, बॉटम डिवीजन है वो कोइंसाइड नहीं कर रही है। उसके लिए आप क्या करो, आपको पता है हर डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट से 32 कम है, यानी कि अगर आपको फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस से आपको मिलना है, यानी कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे एक के लिए आपको 32 डिग्री ऐड करना पड़ेगा। सेम का यहाँ पे होगा डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको 32 डिग्री ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपको ओवरऑल जो वैल्यू मिलेगी वो डिग्री फ़ारेनहाइट में मिलेगी। ये बात हुई डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन। छोटा सा रिलेशन है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जैसे आप चेक कर सकते हो, अगर आप सी की जगह 100 डिग्री डालते हो तो 100 डालोगे तो 5 × 9 100/5 की जगह 20 × 9 की जगह 180 प्लस 32 ऐड करेंगे तो 200 बनेगी। इसका बॉइलिंग आपका मिल गया। ये बात है आपके टेम्परेचर स्केल की। बाकी जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में पूरा डिटेल में आप किसी भी रैंडम स्केल पे निकाल सकते हैं। अगला जो आएगा हमारा, अगला है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज़्यादातर हम लोग ने 9th में नहीं पढ़ा था, 9th में केवल 9th में हमारे एसआई यूनिट्स था, तब केवल कैंडेला हमने यूनिट याद करके उसके बाद खत्म कर दी। लेकिन आज हम समझेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती क्या। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑल्दो आपके सिलेबस में नहीं है, फोटोमेट्रिक पार्ट पहले था, अब सिलेबस से हटा दिया गया है पिछले 4-5 सालों से। पहले टॉपिक था बट अब नहीं है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी में बात करें तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती क्या है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी डिपेंड, आपको सबसे पहले ल्यूमिनस वर्ड होता है लाइट, ल्यूमिन लाइट की बात हो रही है। तो जो आपकी लाइट में आप लाइट के अमाउंट की बात करते हैं, अमाउंट ऑफ लाइट जो पर यूनिट टाइम पर यूनिट सॉलिड एंगल पास करती है उसे बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब आप पूछेंगे पर यूनिट सॉलिड एंगल क्या होगा, तो इससे पहले हम आपकी थ्योरी को पूरा करने के लिए पहले आपने 2 छोटी यूनिट्स और इन्वॉल्व होती है, उनकी बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट है, इसके अलावा एसआई में अपने फंडामेंटल यूनिट बनाई गई थी, तो साथ में 2 और यूनिट बनाई गई थी जिन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। क्या है सप्लीमेंट्री यूनिट्स? एक होता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल में बात आपकी होती है 2 डायमेंशन में। प्लेन एंगल जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो उसकी यूनिट होती है रेडियन।
रेडियन होती है प्लेन एंगल की बात, 2D में बात होती है इसकी। अगला होता है सॉलिड एंगल, जिसमें बात होती है 3D में। इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। तो साथ में दोनों निकाल लेते हैं। पहले बात होती है प्लेन एंगल क्या है। प्लेन एंगल होता है जैसे आपने कोई सर्कल बनाया, सर्कल में आपने कोई भी छोटा सा सेक्शन लिया, या आपका सर्कल का सेंटर, तो ये जो सेक्शन है आपका, ये सेंटर में जो एंगल सबटेंड करता है, मान लीजिए एंगल थीटा, तो ये जो एंगल है वो रिप्रेजेंट करते हैं आप रेडियन में, उसे बोलते हैं रेडियन, इसे बोलते हैं प्लेन एंगल, इसकी यूनिट होती है रेडियन। तो क्या है रेडियन? कोई भी सर्कल का कोई छोटा सा सेक्शन सेंटर में जो एंगल सबटेंड करता है वो होता है रेडियन। इसे रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, बोलते हैं प्लेन एंगल। रेडियन यूनिट होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एंगल जो होता है आपका वो होता है आपका आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस का। यूनिट क्या होती है? रेडियन। ये बात है कि एंगल की। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि पूरे सर्कल की वजह से कितना एंगल सबटेंड होगा, तो क्लियर 2 पाई। छोटे सेक्शन में थीटा, अगर आप पूरे सर्कल की वजह से देखें तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे थीटा बढ़ेगा। जब पूरा सर्कल की बढ़े तो 2 पाई हो जाएगा। तो अगर आप पूरे सर्कल की बात करें तो थीटा होता है आपका 2 पाई। नेक्स्ट जो है वो आपका सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल थोड़ा मतलब समझने में मुश्किल है, क्योंकि ये 3D होते हैं। 3D बताया आप 3D की बात आप 2D में नहीं कर सकते, आप उसको समझाने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो आप ऐसे समझिए, आपके पास कोई बॉल है, बास्केटबॉल है, आपने बास्केटबॉल का कोई छोटा सा सेक्शन काट दिया, काट के अलग कर दिया, तो उस बॉल का सेंटर रहा होगा। तो वो जो छोटा सा सेक्शन है, क्या वो सिंगल लीनियर फॉर्म में मिलेगा? क्या वो कोई लेंथ होगी? लेंथ तो नहीं होगी। वो रहा होगा आपका छोटा सा क्रॉस सेक्शन में एरियल ऑब्जेक्ट रहा होगा, जो आपने काटा होगा वो एरियल ऑब्जेक्ट रहा। तो वही चीज है, जब एंगल 2D की वजह से सबटेंड हो तो उसे बोलते हैं प्लेन। जब कोई लीनियर ऑब्जेक्ट की वजह से हो, 2D प्लेन में सबटेंड हो, तो उसे बोलते हैं प्लेन एंगल। यही चीज जब 3D में चली जाती है, जब आपका 2D ऑब्जेक्ट एंगल सबटेंड करे, तब उसे बोलते हैं सॉलिड एंगल। इसीलिए फिगर किसी से बनेगा, बट इसमें क्या होगा, जैसे आपको छोटा सा एरिया है, आपने इसको निकाला है, सेंटर में कुछ एंगल सबटेंड कर रहा होगा थीटा, तो वो जो एंगल है वो कहलाता है आपका सॉलिड एंगल। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? वैसे इसका ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ आराम से। जो छोटा सा सेक्शन है, मान लीजिए वो छोटा सा सेक्शन है डेल्टा ए, छोटा सा सेक्शन जो आपने निकाला है उसका छोटा सा एरिया है डेल्टा है। यहाँ आर्क लेंथ है, लीनियर ऑब्जेक्ट, लीनियर अपॉन लीनियर बना है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ होगा। एरिया आपका सुपरफिशियल है, एरियल है, इसमें आर्क स्क्वायर का टर्म आएगा, अगर लेंथ के स्क्वायर का टर्म आएगा, नीचे भी लेंथ का स्क्वायर जरूरी होता है, तो इसलिए जो आपका फॉर्मूला बनता है वो नीचे आपका स्क्वायर होता है। तो जो आपका फॉर्मूला बनता है वो होता है एंगल इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है सॉलिड एंगल के लिए। किसके वजह से होता है? जैसे यहाँ पे स्मॉल सेक्शन था, यहाँ पे स्मॉल एरिया की वजह से सेंटर में जो एंगल सबटेंड हुआ वो सॉलिड एंगल। अब ये सॉलिड एंगल तो छोटे सेक्शन की वजह से, अगर यही बात कर लो कि पूरा पूरा स्फीयर है, पूरे स्फीयर की वजह से क्या होगा, पूरे अपने पास क्या होता है स्फीयर की वजह से। आप देखोगे पूरा पूरा स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पूरे के लिए लिखोगे तो जो एरिया लिखोगे, एंगल लिखोगे आपका थीटा, थीटा नहीं, महत्वपूर्ण बात है, सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं आप ओमेगा से। ये हो जाएगा, जब डेल्टा ए लिखोगे तो पूरे सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, पूरे स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर होता है, आपको पता है, अपॉन आर स्क्वायर गया, आपको मिल गया टोटल जो 4 पाई, टोटल जो सॉलिड एंगल मिल गया वो हो गया 4 पाई। तो ये आपको सॉलिड एंगल प्लेन एंगल मुझे लगता है क्लियर हो गया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तो हमने टॉपिक इससे पढ़ाया क्योंकि जब ल्यूमिनस इंटेंसिटी समझा रहे थे तो हमें सॉलिड एंगल का मेंशन हुआ था। अब वापस आते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी पे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग थ्रू पर यूनिट टाइम पर यूनिट सॉलिड एंगल। मतलब यहाँ सॉलिड एंगल जो भी आ रहा है, अगर किसी भी स्फीयर के
यूनिट सॉलिड एंगल बनाओ, यानी कि एक स्टेरेडियन का सॉलिड एंगल बनाओ, उसके थ्रू जितनी लाइट पास करेगी पर यूनिट टाइम, उसे बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब कहेंगे लाइट तो कोई सब्सटेंस तो है नहीं कि लाइट को पकड़ के उसका अमाउंट निकालना है, तो लाइट का अमाउंट कैसे निकालेंगे? लाइट का अमाउंट निकालने के पास दूसरा तरीका है। आपने पढ़ा था बच्चों ने 9th पढ़ा होगा और छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। अगर आपको लाइट का अमाउंट निकालना है तो जो लाइट की एनर्जी है उसी को आप इसी का अमाउंट निकालेंगे, तो वहां से आपको अमाउंट ऑफ लाइट मिल जाएगी। यानी अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो आएगी इसको लिख सकते हो आप एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी अपॉन में आ जाएगा टाइम इंटरवल, पर यूनिट सॉलिड एंगल यानी जो आपने ओमेगा। तो ये बात होगी आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। ऑल्दो आपकी यूज का नहीं है बट फिर भी आपके पास इंफॉर्मेशन इतनी होनी चाहिए। लास्ट टॉपिक है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लास्ट फंडामेंटल यूनिट। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? किसी भी चीज में, अब आप यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये होता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और मास में डिफरेंस क्या है। ध्यान दीजिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कोई नंबर है, ये कोई अमाउंट नहीं है कि मतलब आप में कोई मटेरियल कितना है वो बताता है कि अगर आपके अंदर आयंस हैं तो कितने आयंस हैं, वो बताता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल के थ्रू। जबकि उन आयंस का कंबाइंड वेट कितना है वो बताता है आपका मास। तो ये छोटा सा डिफरेंस दोनों में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके अंदर है, उससे मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट नंबर यूज होता है जो कि आपने पढ़ा होगा, एवोगैड्रोस नंबर, जिसे आप Na से रिप्रेजेंट करते हो। एवोगैड्रोस नंबर होता क्या है? एवोगैड्रोस नंबर होता है जो एक मोल कार्बन होता है, एक मोल कार्बन का जो मास होता है उसका 1/12 वेट, उसके वेट के 1/12 वेट में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे उसे बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। उसकी वैल्यू आती है आपकी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होती है 6.02 × 10⁻23। ये एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू आती है। ये ओवरऑल बात थी आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए एक और छोटा सा टॉपिक हमारे पास है, इसके बाद हम डायमेंशन एनालिसिस की स्टार्ट करेंगे। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता क्या है? तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मेन यूज तब आता है जब आपको बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत छोटी वैल्यू को सिंपल फॉर्म में बिना किसी दिक्कत के आराम से आपको लिखना हो। जैसे अभी मैंने आपको बताया था अर्थ का मास 6000 till 24 जीरो इतना मास होता है kg अर्थ का। अगर आप वैसे लिखोगे तो आपके बहुत दिक्कत है। इसलिए आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कॉन्सेप्ट आया। तो वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप जो जीरो लिखोगे उनके प्लेस पर आप डायरेक्टली जैसे कोई नंबर है उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो x × 10⁻n। इस फॉर्म में आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो जहां पर ये जो आपका n है, n बिलोंग करता है आपको इंटीजर्स को। दैट इज इट इज ऑलवेज एन इंटीजर, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव और इट कैन बी जीरो, इट कैन बी एनीथिंग। ये n है, आप 10⁻⁴ में उसको दिखाते हो। ये जो नंबर x है इसका अब ये क्या होता है? ये एक रियल नंबर होता है। रियल नंबर की जगह पर किसका रेशनल नंबर होता है जिसकी वैल्यू आपका 0 से लेकर के ये जा सकती है टिल 9। मतलब अगर आप मैथ में जानते हो लिखना 0 to 10, यानी 0 से बड़ी वैल्यू और 0 भी नहीं, आप 0 के स्थान पर आप मेनली जो यूज करते हो लिखते हो 1 से लेकर के 10 तक नहीं जाना चाहिए, 10 से जस्ट पहले हो सकता है। सेकेंडली 1 के जस्ट बाद से शुरू होता है, तो 1 से लेकर के 10 तक ये पूरी वैल्यू जाती है। x जैसे अगर आपको कोई नंबर लिखा, जैसे हमने आज का मार्क्स लिखा था 6.4 × 10⁻24, इस फॉर्म में हमने लिखा था। तो यहाँ पे 24 है, ये आपका kg, ये आपका आपने kg में लिखा था। जो 24 है ये आपका एक इंटीजर है, ये आपका n की तरह बिहेव कर रहा है, जबकि जो 6.4 है यहाँ पे x की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये
कन्वीनियंट तरीका होता है कोई भी बड़ी वैल्यू को लिखने का। तो अब शुरू करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है। थोड़ा सा इसका इंट्रो देते हैं, बाकी हम मेन जो इसके यूजर है वो अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो पहले तो डायमेंशनल एनालिसिस का होते क्या है, सबसे पहले बात करेंगे कि डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन आपको पता है, जैसे आप 2D जानते हो, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। डायमेंशन एक ऐसी क्वांटिटी तो नहीं कह सकते, लेकिन नंबर है या फिर फिगर है जो किसी भी, अगर आप रियल लाइफ में बात करो तो किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्रिएट करता है। जैसे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके दीवार, घर के दीवार पे कोई, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा, इस पॉइंट की लोकेशन आपको बतानी है, तो कैसे बताएंगे? आप बताएंगे कि इस वाली जो एज है इससे सम डिस्टेंस x पे है, इस वाले डिस्टेंस से समथिंग y डिस्टेंस पे। तो ये हो गया इसका, इसको आपने 2 डायमेंशन में था, आपको 2 यूनिट की जरूरत पड़ी इसको मेंशन करने की, कंप्लीटली 2 फिगर्स की जरूरत पड़ी मेंशन करने के लिए। इसलिए इसकी जो पोजीशन हुई वो आप x, y यानी 2 डायमेंशन फॉर्म में लिखोगे। तो यही होता है आपका जब मैथ्स पढ़ते कार्टेशियन प्लेन, तो यही पूरा है 2D की बात होती है उसमें। मान ली मैंने ये पॉइंट यहाँ रखा होता है, तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं इस बोर्ड से डिस्टेंस ये है, बॉटम वाले कॉर्नर से डिस्टेंस ये है, और जो बोर्ड का प्लेन है उससे ऊपर समथिंग z डिस्टेंस है। इसलिए इस बार मुझे 3 डायमेंशन, 3 पैरामीटर्स की जरूरत पड़ी इसको मेंशन करने के लिए। तो वहां पे मैं रिप्रेजेंट करता है इसको x, y, z फॉर्म में। तो डायमेंशन में भी होता क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कंप्लीटली मेंशन करने के लिए जितनी पैरामीटर्स की जरूरत होती है, जितनी फिगर्स की जरूरत होती है, उसे बोलते हैं आप उसे बोलते हैं डायमेंशन। तो रियल लाइफ में तो आपको पता है मेनली ऑब्जेक्ट पोजीशन ज़्यादा 3D में बता सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं है। फिजिक्स क्योंकि इतनी ब्रॉड है, इतनी ज़्यादा वाइड फिजिक्स है, तो इसलिए उसके लिए डायमेंशन भी ज़्यादा है कि जो आपकी 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं वही 7 डायमेंशंस का भी रोल प्ले करती हैं। अगर फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी है उसको आप उन 7 यूनिट्स की हेल्प से किसी भी यूनिट को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो। तो वो सब यूनिट को पता है, उनका जब तो डायमेंशन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, उसके अंदर डायमेंशंस लिखेंगे। ठीक, तो आपकी 7 जो यूनिट्स थी उनकी बात अगर करें, आपके पास मास है, लेंथ है, टाइम है, करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ये 6 हुई, और लास्ट आपका है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 क्वांटिटी इनके डायमेंशन कैसे लिख करते हैं मास के लिए। अच्छा, ये बात इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन में इंडिविजुअल इनकी जब लिखते हैं तो ऑर्डर आप ऑर्डर मतलब मेंटेन रखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर है, मास, लेंथ, टाइम, इस ऑर्डर में आप चलते हो। मास को किसे लिखते हैं, कैपिटल लेंथ, लेंथ को स्क्वायर ब्रैकेट उसके अंदर कैपिटल, टाइम को स्क्वायर ब्रैकेट उसके अंदर कैपिटल, करंट को स्क्वायर ब्रैकेट उसके अंदर कैपिटल, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास 2 थीटा होते हैं, एक थीटा ये होता है, एक थीटा होता है ये। तो इससे बोलते हैं स्मॉल थीटा, इसमें बड़ा थीटा। ऑल्दो इतना अंतर नहीं पड़ता, बट मेन जो यूज होता है वो ये वाला थीटा यूज होता है फॉर रिप्रेजेंटिंग टेम्परेचर। इसलिए आप लिख दोनों सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो या फिर आप ये भी लिख सकते हो, बट मेन जो है वो ये वाला है। इसे बोलते हैं स्मॉल थीटा, इसे बोलते हैं बिग थीटा। बिग थीटा का यूज होता है टेम्परेचर के डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगला अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यूनिट आपको पता है, यूनिट होती है मोल, इसको सामने रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडल लाइट यूनिट होती है, तो उसी फॉर्म में इसकी डायमेंशन जाती है CD। तो ये 7 आपकी यूनिट्स हो गई, इन 7 के करस्पॉन्डिंग आपके डायमेंशन हो गए। अब आपके पास फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी है, आप उसको इन 7 यूनिट्स की हेल्प में किसी भी तरीके से अरेंज करके जैसे आपको जरूरत होगी आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये हो गई डायमेंशन, और ये डायमेंशन मेनली बात हुई फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब बात है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। जैसे आपको दिया हुआ है वेलोसिटी,
वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी आपको पता है, वेलोसिटी होता है आपका इस डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट है आपकी लेंथ, को पता है डिस्प्लेसमेंट लेंथ, तो ये हो जाएगा एल। टाइम क्या है? टी, तो एल अपॉन टी। इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायमेंशन कभी भी इस फॉर्म में नहीं होते, डायमेंशन हमेशा इस फॉर्म में होते हैं, यानी कि अगर आप उसको अपॉन के फॉर्म में है तो उसको ऊपर ले जाकर के पावर -1 बना देंगे, यानी कि अगर इसको लिखना है तो उसको ऐसे लिखेंगे एल इसकी पावर 1 टी की पावर -1। तो ये हो गया, ये जो क्वांटिटी आती है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर दो टर्म्स आए, इससे बोलते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी का करस्पॉन्डिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। ये बात है यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला की। तो इसे बोलते हैं, इसे रीड कैसे करते हैं? अगर आपको प्रॉपर वे में रीड करना है तो इससे अगर कोई पूछे कि वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या हैं, तो आप वेलोसिटी की डायमेंशन बोलोगे डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज 1 यूनिट इन लेंथ and -1 unit in time. That is dimension of velocity is 1 in length and -1 in time. ये बात हुई, कैसे आप डायमेंशन बताओगे? डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, इस पूरी चीज को डायमेंशनल फॉर्मूला होते हैं। तो एक छोटा सा डिफरेंस है डायमेंशनल और डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। आपके ऐसे बहुत सी क्वांटिटीज है, मैं एक दो एग्जांपल कराऊंगा जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया आपके पास, इसी में एक छोटा सा डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन कुछ है नहीं, आप अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को इक्वल टू उसको डायमेंशनल फॉर्मूला पे लिखते हो, तो ये कह रहा है आपका डायमेंशनल इक्वेशन। एक तरफ में क्वांटिटी लिखी, दूसरी तरफ उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा, तो इसे बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट छोटी सी चीज होगी। अच्छे से अगर नॉर्मल पढ़े तो कैसे पढ़ेंगे? अगर किसी की पावर 1 है तो उसमें पावर मेंशन नहीं करते, जैसे यहाँ पे एल की पावर 1 है तो आप एल रीड करोगे, बट टी की पावर 1 नहीं है तो आपको टी की पावर मेंशन करनी पड़ेगी। यानी अगर आपको उसको पढ़ना होगा तो लिखोगे एल टी -1, एल टी -1, यानी कि जिसकी पावर, जिसकी डायमेंशन 1 है उसको नहीं रीड करेंगे। सेकेंडली जिसकी पावर 1 नहीं है उसको पावर के फॉर्म में नहीं, नॉर्मल नंबर के फॉर्म में उसके साथ बोलेंगे। जैसे यहाँ पे है लेंथ की पावर 1 है तो एल, और टी की पावर -1 है तो टी -1, एल टी -1 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। ये एक छोटी सी बात होगी। तो अब बात करें, यहीं पे एग्जांपल ले लेते हैं कुछ क्वेश्चन के, बाकी जो इसके बाद यूजेस होते हैं, यूजेस को हम अगली क्लास में करेंगे। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। जैसे वेलोसिटी की बात में बात कर ली, अगला एक आता है आपका, आपने 9th क्लास पढ़ा होगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी में जो चेंज हुआ यूनिट टाइम में उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये दोबारा पढ़ोगे इसको। ये होता है एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा आपका, आपको पता है वेलोसिटी का क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला, वो है एल टी -1 अपॉन में टी। ये है टी को ऊपर भेज देंगे तो ये आ जाएगा एल टी -2। ये हो गया एक्सेलरेशन डायमेंशनल फॉर्मूला। अगला अगर आप बात करें फोर्स की, फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का होता है m, एक्सेलरेशन का lt -2, तो ये हो जाएगा mlt -2। ये हो गया फोर्स। यानी अगर आपको फोर्स और डायमेंशनल फॉर्मूला के पूछे तो वो हो जाएगा mlt -2। अगला आता है एनर्जी। एनर्जी बोलिए वर्क, बोलिए वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपको पता है वर्क एनर्जी इक्विवेलेंट होते हैं, तो इसलिए अगर आप बोलना चाहो तो अगला आ जाएगा वर्क ही लिख लेते हैं, वर्क एनर्जी कुछ डिफरेंस नहीं है। वर्क ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हो जाएगा फोर्स का आपको पता है mlt -2 इंटू एल, ये हो जाएगा ml2t -2। ये बात हो गई वर्क की। अगला है एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया। इसमें हमने चीज पढ़ी थी पावर। पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन क्या है? ml2t -2 अपॉन में टाइम t इक्वल टू हो जाएगा
mL2T-3। ये छोटे छोटे हो गए। आप ये भी बात कर लेते हैं, जैसे आपने इलेक्ट्रिक करंट का तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज की बात में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, Q इक्वल टू होता है I इंटू टी, होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। I ये आपका करंट, इसका है A, टाइम है T। तो जो आपका चार्ज है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया AT, ये आ गया। अभी आपने पढ़ा था रेजिस्टेंस पहले आपने पढ़ा था वोल्टेज, जो आपका V, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये आपने 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ा होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क आपको पता है, वर्क का है आपका mL2T-2 और चार्ज का आपको पता है AT। अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा mL2T-3 इंटू A। ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस का। आपने ओम्स लॉ में एक कांस्टेंट पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस V इक्वल टू IR। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V अपॉन I। V का आपको पता है, V का है आपका mL2T-3A, A-1 गलती हो गई, mL2T-3 अपॉन AT, तो ये जाएगा mL2T-3 -1। वोल्टेज का है mL2T-3 A-1 और करंट का आपको पता है, करंट का होता है A। ओवरऑल जो आपका रेजिस्टेंस का आ जाएगा वो आ जाएगा mL2T-3 A-2। ठीक, एक आपने चीज पढ़ी होगी जिसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपने साउंड वेव में पढ़ा होगा, जब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये होता है फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन T, ये हो जाएगा T-1। ऐसी बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। आप अगर कोई भी बुक उठाएंगे, आप चाहे बोर्ड लेवल की उठाएं या और की किताब उठाएंगे, उसमें अच्छे खासे एग्जांपल दिए, आप उनको देख करके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी हमारा आज का वीडियो यहीं तक था। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे यूजेस की, इसमें और अच्छे क्वेश्चन कराएंगे और बाकी मेन जो डायमेंशन का यूज होता है उसकी बात करेंगे। उसके मेनली 3 यूज है जिसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगली वीडियो में डायमेंशन खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझ में आए अच्छी बात है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप दूसरों को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फर्दर जो हमारे वीडियोस आने वाले हैं उनका आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। लेकिन इसके लिए आपको बेल आइकन क्लिक करना पड़ेगा। सेकेंडली, अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत लगती है या और आप कुछ हमको एडवाइस देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है उस पर आप कोई भी डाउट्स आपसे पूछ सकते हैं। तो हमारा वीडियो यहीं तक था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, गुड डे।